हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन। स्मार्ट एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मुझे कमेंट में बताया था कि आपको जो त्रैमासिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर मैंने अपलोड किया था उसका सॉल्यूशन चाहिए था, तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए उस पेपर का सॉल्यूशन तैयार किया। स्टूडेंट्स, उस पेपर में से आपकी जो त्रैमासिक एग्ज़ाम है उसमें और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी काफ़ी प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने वो वीडियो आपके लिए तैयार किया था और आपकी डिमांड के अनुसार मैंने उसका सॉल्यूशन वीडियो भी बना लिया है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। उसका पहला प्रश्न था, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो इसका उत्तर है, संविधान का निर्माण करते समय धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। धार्मिक आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया गया। भारत पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश बने, इसलिए सरकार ने संविधान में अनेक प्रावधानों की व्यवस्था की है, जिनमें से दो इस प्रकार है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वहाँ दो व्यवस्थाएं किस प्रकार है। इसमें पहला पॉइंट है, धर्म और जाति के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को अछूत कहने पर भी दंड दिया जा सकता है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि किसी को भी अछूत कहने पर उसे दंड दिया जा सकता है। भारतीय राज्य में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं अपनाया गया। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को चुनने और उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है। सभी धार्मिक समुदायों को अपने धर्म का अनुकरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो इसका उत्तर है, चुनाव में जातिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है, परंतु सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। इसके दो निम्नलिखित कारण हैं, तो वो कारण हम देखते हैं। इसका पहला कारण है, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति तथा एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। उसका दूसरा कारण है, यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के दो से अधिक प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो ऐसे में उस जाति का प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्टूडेंट्स, ये जो है इसका प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका प्रश्न नहीं दिया हुआ है। आपको अगर प्रश्न देखना हो तो आप इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे प्रश्न अपलोड किए हुए हैं। ये उनके उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर था, इस उत्तर का प्रश्न था, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है, सत्याग्रह जन आंदोलन का एक नया तरीका था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। इसका अर्थ था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे अन्य संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्याग्रह का केंद्र तत्व है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी शिक्षित एवं मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुआ, जहां इसका स्वरूप नियंत्रित एवं अहिंसक था। तो स्टूडेंट्स, हमसे सिर्फ प्रश्न में सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पूछा था, तो आप यहीं तक लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका उत्तर आप देख सकते हो कि हमें पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाह को रोककर यह धीमा कर सकते हैं। समुच्च जुताई द्वारा जल ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा। इसका तीसरा पॉइंट है, पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि करें। इसका चौथा प्रश्न, इसमें पवनों के वेग में कमी आती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पर बताया गया है जिसकी जैव और अजैव संसाधन के बारे में, और उनका उदाहरण भी दिया गया है। जैव संसाधन, इन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीव व्याप्त होता है। इसका उदाहरण है, मनुष्य
वनस्पति जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अब देखते हैं अजैव संसाधन के बारे में। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समाप्य और असमाप्य, और इनके उदाहरण दिए गए हैं चट्टान और धातुएं। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्रित व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इस उत्तर में मिस्टेक है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। ये अगला प्रश्न था हमारा, भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है, भारतीय समाज पूर्ण रूप से ऊंची तथा पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए। राजनीति में सत्ता आज भी ऊंचे जातियों के हाथों में है। ऊंचे जातियाँ प्रारंभ से ही सुविधा संपन्न रहे, खास तौर पर दलित जातियाँ सत्ता से हमेशा दूर रहा है। इस प्रकार भारत में उपयुक्त जातिगत असमानता है। अगला प्रश्न था कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नेपोलियन ने निम्नलिखित बदलाव किए थे। जन्म के आधार पर विशेष अधिकार समाप्त कर उसमें कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसका सेकंड पॉइंट है, नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को समाप्त करके राजतंत्र को दोबारा लागू किया। तीसरा पॉइंट है, उसने 1804 एक नागरिक संहिता तैयार कर फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। इसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पे 6-7 पॉइंट बताए गए हैं, आप इनमें से 5 या 6 पॉइंट याद कर लेना बहुत है। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। नेपोलियन ने यातायात और संचार सुविधा में सुधार किया। एक समान मानक भार और नाप को पूरे राष्ट्र में लागू किया। एक राष्ट्रीय मुद्रा को लागू कर व्यापारियों को पूंजी का आवागमन में समान किया। इस तरह इसके सारे पॉइंट्स हैं 6-7, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था? तो स्टूडेंट्स, ये उसी का उत्तर है। आप प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, ये उसी का उत्तर है। आप इसे भी देख लीजिएगा, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। इसी तरह अगला प्रश्न था, जलियांवाला बाग के बारे में बताना था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसी तरह अगला प्रश्न था, जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका पूरा उत्तर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न था, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ है, वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय जब भारत आए, उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में नीति किए जाते थे तथा दक्षिण भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाएं। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु है। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसी लिए हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ और भी दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपकी डिमांड के अनुसार मैंने सामाजिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण प्रश्न का पेपर था उसके सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।